नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ओंकार की टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि कहीं आयोग से होगा शिक्षकों का एक ही चयन। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आपको बता दें कि एक ही आयोग से अब शिक्षकों का चयन होगा और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। वही बैठक में शिक्षा आयोग से और शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने साझा की है जानकारी। आपको बता दें कि एक ही आयोग से अब होगा शिक्षकों का चयन। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक ही आयोग से अब शिक्षा विभाग का गठन होगा, वहीं से निर्देश दिया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी शिक्षा चयन आयोग के गठन को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अलग अलग जो स्कूल कॉलेज यानी का वित्तहीन और शासकीय और राजकीय जो विद्यालय थे, अब उन्हें लेकर एक ही आयोग बनाया जाएगा और उसी के निर्देश पर ही शिक्षा विभाग में काम होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। वहीं ये बैठक तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो बड़े शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षा मंत्री के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें ब्रिजेश पाठक भी हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद है। यानी यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने वाला है। अब यूपी में शासकीय, राजकीय, वित्तहीन और तमाम जो विद्यालय हैं, अब एक ही आयोग से इनको संचालित किया जाएगा और इनके जो भी परिणाम होंगे वो बताया जाएगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी की है और उन्होंने एक आयोग बनाने की बात कही है कि जिसमें सभी विद्यालय, चाहे राजकीय हो, शासकीय हो, वित्तहीन हो या फिर जो डिग्री कॉलेज हैं, उन सबका एक ही आयोग से इनको संचालित किया जाएगा और इनके जो भी आदेश हैं वहां से पारित किया जाएगा। यानी यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने वाला है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारीगण मौजूद रहे, प्रोफेसर रहे और जिससे सभी से राय मशवरा लेने के बाद ये बैठक की गई और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं। यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन किया जाएगा, चाहे किसी भी राजकीय, वित्तहीन और शासकीय, किसी अब एक ही आयोग बनाया जाएगा। उसी आयोग के अंतर्गत शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अभी तक टीजीटी, पीजीटी और तमाम जो एग्जाम थे उन्हें क्वालिफाई करके अलग अलग शिक्षकों को रखा जा रहा था, लेकिन अब एक ही आयोग बनेगा और जिस आयोग के अंतर्गत ही शिक्षकों का चयन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें लखनऊ से फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीईआरटी को लेकर महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ सकेंगे 12वीं के छात्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि निराला, सूर्यकांत निराला को जहां तक अभी तक 11वीं से लेकर इंटर यानी कहा जाए छोटे बच्चे, सूर्यकांत निराला एक महान साहित्यकार थे। निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे, साहित्यकार थे। अब उन्हें 12वीं के छात्र नहीं पढ़ सकेंगे। ये बड़ी खबर है। एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटा दिया है। अब एनसीईआरटी बुक से निराला को हटा दिया गया है। निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे। आपको बता दें कि सूर्यकांत निराला हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार थे। अब उन्हें एनसीईआरटी के 12वीं के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ सकेंगे 12वीं के छात्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटा दिया गया है। निराला एक महान साहित्यकार थे और अपनी रचनाओं और अपनी कहानियों से वो बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शक तैयार करते थे। लेकिन अब एनसीईआरटी के 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटा दिया गया है। आपको बता दें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान साहित्यकार थे जिन्हें अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अब 12वीं के जो छात्र हैं अब उन्हें नहीं पढ़ सकेंगे। उनकी लिखी हुई रचनाएं, उनकी लिखी हुई कहानियां, उनकी लिखी हुई काव्याएं अब एनसीईआरटी के 12वीं के पाठ्यक्रम से पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 12वीं के छात्र अब इसे नहीं पढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम सब पढ़ के आगे बढ़े हैं, जिनमें हिंदी के वर्तनी शब्दों का और हिंदी के उच्चारण को, हिंदी की पहचान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानियों से, रचनाकारों से प्रदर्शित होता था, जिसे हम देखते थे। हम सब पढ़ के आगे बढ़े हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 12वीं के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, यानी एनसीईआरटी ने उन्हें 12वीं के पाठ्यक्रम से पूर्ण तरीके से हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे, जिन्हें अब एनसीईआरटी यानी 12वीं के पाठ्यक्रम से पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। वही महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई गई हैं। निराला एक महान साहित्यकार थे, रचनाकार थे, जिन्हें हम सब पढ़ के आगे बढ़े हैं। उनकी कविताएं, उनकी लिखी हुई कहानियां हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अब निराला की लिखी हुई कविताओं को 12वीं के छात्र एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे, जिन्हें महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटा दी गई हैं। निराला अपने आप में हिंदी साहित्य, हिंदी जगत के महान रचनाकार थे। हिंदी के शब्दों में निराला की एक अपनी प्रतिभा, निराला की एक अपनी गुणवत्ता, निराला के अपने एक शब्द थे, एक अपनी कहानियां थी, अपनी एक कविताएं थी, अपना एक काव्य था, पद्य था। लेकिन अब निराला को 12वीं के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम सब, आप सब पढ़ के आगे बढ़े हैं। अब 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा है कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। बुजुर्गों को कंसेशन देने पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसे खर्च करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। वहीं सरकार में 2022 में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष या महिलाएं जो हैं यात्रियों को किराए में 40 से 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50 की छूट देता था, लेकिन अब ये किराए में छूट नहीं। वहीं आपको बता दें कि रियायती मेल में, एक्सप्रेस में, राजधानी में, शताब्दी, दुरंतो ग्रुप में ट्रेनों के सभी क्लास के किराए में उन्हें फ्री में ये सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब ये पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बुजुर्गों को ये किराया, वृद्धों को ये किराया छूट देती है तो इससे सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। लेकिन 20 मार्च 2020 को यह सुविधा बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 20 मार्च 2020 को ही ये सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि रेल किराए में दी जाने वाली छूट को बंद कर दी गई थी। वहीं भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष यात्री को किराए में 40 और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50 की छूट देता था, यानी उसमें पूर्ण तरीके से उन वृद्धजनों के लिए छूट थी, जिसे कोरोना महामारी के बाद पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। आपको बता दें, वहीं आपको बता दें कि अब सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने ये मांग की है कि फिर से इसे बहाल किया जाए। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सवाल वही कि सीएम केजरीवाल ने जो मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 40 से 58 यानी कहा जाए 40 से अधिक उम्र के जो लोगों को कोरोना महामारी के पहले छूट दी गई थी, अब उसे एक बार फिर से केंद्र सरकार बहाल करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी तो मुफ्त में चीजें बांट कर रोड को तोड़ने की बात करते हैं। इकानमी को उसका क्या असर होता है और देश में इसका क्या मैसेज जाता है, इस पर तो उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि कंसेशनल रेट पर देना तो ठीक है, बूढ़े लोगों को और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लोगों के लिए जो जिनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन एक एन ब्लॉक कह दें कि उनसे कोई किराया न लिया जाए, मैं समझता हूँ ये एज ए इकानमिस्ट मैं इसके खिलाफ हूँ कि इस तरह से मुफ्त में चीज़ें किसी को भी दी जाए। जो लोग इस योग्य नहीं है कि पे कर सकते हैं, ठीक है, जो जिनकी पेंशन वगैरह इनको नहीं मिल रही है जो वृद्धावस्था में, तो ऐसे लोगों के लिए तो प्रोविजन किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को इनकम है, जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, तो उनको इस तरह से ब्लैंकेट छूट देना मैं इसके खिलाफ हूँ। वही ललन जी सवाल ये बना दिया जाए कि जो लोग फाइनेंशियली कमजोर हैं, इससे कि जो पे करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको फ्री किया जाए, उनको कंसेशन रेट कर दिया जाए। तो ललन जी ये पता कैसे नहीं? जी ललन जी ये पता कैसे चलेगा कि कौन वृद्धजन यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं, किन की आर्थिक स्थिति अच्छी है, किन की बुरी है? कि आर दे इनकम टैक्स पेयर, एक तो क्राइटेरिया यही हो गया। दूसरा है कि आर दे गेटिंग पेंशन, और पेंशन अगर एक लिमिट हो पेंशन की कि अगर इससे कम पेंशन मिलती है तो उससे कम तो दिया जाए। ये जो क्राइटेरिया तो सरकार बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लोग नीडी हैं उनको दिया जाए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन एन ब्लॉक सबको दिया जाए। बहुत से बूढ़े लोगों में बहुत अच्छी इनकम होगी, उनकी किराए की इनकम होगी, बड़े बड़े मकान उनके होंगे और उनके प्रॉपर्टीज होंगी, शेयर्स होंगे, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो उनको भी आप कह दो छूट कर दो, ये तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपने ललन थोड़ी चलती है। बिल्कुल ललन जी सवाल यही है कि आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो एज देखकर न देखा जाए, बल्कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति, यानी किसी भी तबके का लोग हैं, चाहे किसी भी एज के लोग हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल, तो उनको उस पे ठीक नहीं है, उसको दिया जाए। अब जैसे विधवा औरतें हैं बहुत सी, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, गरीब औरतें हैं जिनका इनकम का कोई सोर्स नहीं, तो उनको भी दिया जाए। जो वृद्ध लोग हैं जिनकी इनकम नहीं है, जो दे कांट अफोर्ड, उनको भी दिया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि जितने बूढ़े लोग हैं या जितनी महिलाएं हैं या जितने ऐसे लोग हैं सबको दे दिया जाए फ्री, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तो इकानमी बर्बाद होती है। कोई देश इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकता। तो केजरीवाल को खाली अपने टिकट से अपने वोट से मतलब है और उन्होंने इस तरह से वोट बटोरे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी केस जा चुका है कई बार, सुप्रीम कोर्ट में फ्री वीज न बांटे जाए। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह की चीज वो उनके लेटर लिखने से क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ क्योंकि इसकी डिग्री नकली है। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि उनके खिलाफ वो उनको माफी मांगने और कांच मामलों को लेकर ये हाल है। झूठ भी बोलेंगे और दुनिया भर की फिजूल की चीजें प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया, उनको लिख दिया, ये कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल ललन जी, क्या आपको ये नैतिकता नहीं है जो केजरीवाल जिस तरह से अपनी राजनीति चला रहे हैं। अगर देश के सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे ही अपनी राजनीति चलाएं तो देश के इकानमी का घंटादार हो जाएगा। बिल्कुल ललन जी, आपको ये लगता नहीं है कि ऐन मौके पर चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, तो वो एक बुजुर्गों का हथकंडा अपना रहे हैं। आपको लगता नहीं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है ये केजरीवाल का? नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है। उनका निगाह तो चुनाव पर होता है और चुनाव जीतने पर होता है। और दिल्ली के बाद वो पंजाब जीत गए। पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। जो खालिस्तान की मांग इतने दिनों से दबी हुई थी, कुछ नहीं हो रहा। इनके शासन में आते ही शुरू हो गया। इन्होंने पाला था जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो खालिस्तानियों को अब उसका वो मजा ले रहे हैं इनसे और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इनकी तो ये है कि अपने वोट से मतलब है और शासन में किसी तरह से आने के से मतलब है। देश का हित तो नहीं कर रहे हैं।
बहुत बड़ा हित है। और जो ये मुफ्त में बांटने की बात इसलिए कर रहे हैं ना, दिल्ली तो बहुत रिच स्टेट है, यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी इनकम है लोगों की, इनकम भी है और यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है। देश में और भी तो बहुत प्रोविंसेस हैं, बिहार में चले जाइए और प्रांतों में चले जाइए, तो इतनी तो स्टेट की इनकम नहीं होती, तो स्टेट मुफ्त में चीजें सबको कितना बांटता रहेगा। दिल्ली में जो मर्जी कर लें। बिल्कुल ललन जी, सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल की ये जो सलाह है, अगर केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, तो आपको लगता नहीं कि रेलवे का जो बजट है उसे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और रेलवे कहीं ना कहीं घाटे में जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से ये तो है ही। अगर इस तरह से मुफ्त में सबको टिकट दे दिया जाए, मुफ्त में जर्नी करा दिया जाए, तो रेलवे चलेगी यहाँ से। अब देखिए, ये तो बड़ा फॉर्चुनेट है देश के लिए कि इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं और एकदम लेटेस्ट ट्रेनें हैं और इतनी फैसिलिटी जर्नी की है और लोग इसको अवेल कर रहे हैं। आप फ्री में कहाँ से दे सकते हैं? रेलों को बनाने के लिए, चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। तो मुफ्त में आप बगैर किराए दिए लोगों को कैसे ट्रैवल करने देते हैं? और जब आप मुफ्त में देंगे तो लोग वैसे ही ट्रैवल करने लगे, जिसको जरूरत भी नहीं होगी वो भी गाड़ी पर बैठ के निकल जाएगा और घूम आएगा। बिल्कुल ललन जी, इस चीज को लेकर केंद्र सरकार विचार विमर्श करेगी। वहीं आपको बता दें, इसके पहले 2020 तक इस किराए में छूट दी गई थी। वहीं उसके पहले कोरोना महामारी 2019 लास्ट से ही प्रकोप में थी। अब ये माना जा रहा है कि सरकार इस पर अमल करती है या नहीं करती, आगे क्या कुछ करती है, फिलहाल वो समय बताएगा। ललन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में एक हाई प्रोफाइल तलाक की खूब चर्चा है। यह तलाक पूर्व मंत्री स्वाति सिंह और मौजूदा मंत्री दया शंकर सिंह के बीच हुआ है। दोनों के बीच 22 साल का रिश्ता था, जो अब खत्म हो गया है। तलाक की अर्जी को स्वाति सिंह ने दाखिल किया था, जिस पर दया शंकर सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। वहीं कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया। तलाक होने के बाद मंत्री दया शंकर सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि तलाक एक तरफा है, मैंने कभी तलाक की अर्जी नहीं दी है, ना मैं इस मामले में अदालत गया, लेकिन चूंकि अब यह हो गया है तो अब मैं इस मसले पर अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा। स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके पीछे की वजह है। ये दया शंकर सिंह ने कहा है कि उन्होंने कहा कि स्वाति सिंह की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये तलाक इसी वजह से हुआ है। वहीं दरअसल शुरुआत करते हैं 90 के दशक से, जब दया शंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों ही बलिया के रहने वाले हैं। स्वाति सिंह इलाहाबाद में MBA की पढ़ाई कर रही थी और दया शंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सबसे आगे के नेता थे। दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। कई कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात होती थी। इसके बाद स्वाति सिंह लखनऊ आ गई और यूनिवर्सिटी से PhD की पढ़ाई करने लगी। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 18 मई 2001 को शादी कर ली। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। वहीं शादी के कुछ सालों बाद से ही दोनों के रिश्ते में तल्खी देखी जाने लगी और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मेरठ में रहने वाले अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी के परिवार पर STF का शिकंजा कस गया है। 3 दिन पहले आयशा ने बरेली में अशरफ की जान को खतरा बताते हुए बयान दिया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तो भी वह साये की तरह काफिले के पीछे चलती रही। इसके बाद मेरठ में उसके पति डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा के परिवार पर शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का भी आरोप लगा है। आयशा ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब CCTV फुटेज मिलने पर प्रयागराज पुलिस आयशा और डॉक्टर अखलाक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा रही है और पुलिस को शक है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों के अलावा अतीक के बेटे ने भी फरारी के दौरान कुछ दिन मेरठ में अपने फूफा के यहां शरण ली थी। वहीं दूसरी तरफ STF को आशंका है कि अतीक अहमद और अशरफ जेल में रहकर अपनी बहन और बहनोई से फोन पर बात करते थे। CDR मिलने पर आयशा नूरी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। पहले भी अतीक के बेटे और गुर्गे मेरठ में शरण लेते रहे हैं। 4 साथियों के साथ बरेली जेल के गेट पर डटे वकील विजय मिश्रा ने कहा कि 1.25
महीने से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आयशा के बयान के बाद ही डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया गया। सब चीजें आपस से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोविड केस के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB.1 जिम्मेदार है। हालिया मामलों में जीनोम एनालिसिस से यह बात सामने आई है कि नोएडा में अधिकांश मरीजों में ये सब वेरिएंट ही है। इसके अलावा XBB.1.5 और XBB.2.3 सब वेरिएंट के मरीज भी है। वहीं XBB.1 तेजी से संक्रमण को फैलाया है। इसकी रफ्तार पहले से 104 गुना तेजी से बढ़ रही है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना की नई लहर का रूप ले सकता है। वहीं फेलिक्स अस्पताल के डॉक्टर DK गुप्ता ने बताया कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली का है। ये हमारी इम्यूनिटी को तोड़ सकता है और हमें आसानी से संक्रमित कर सकता है। ये म्यूटेशन भी कर सकता है, हालांकि घातक कम है, इसलिए लापरवाही नहीं बरती जाए। प्रदेश में इसी वेरिएंट के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी XBB और सब वेरिएंट XXXB.1 के मामले हैं। वहीं नोएडा में तेजी से अस्पताल में भर्ती 8 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए थे। इनमें पहले 3 सैंपल 27 मार्च के बाद सभी सैंपल 30 मार्च को भेजे गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये 3 सभी मरीजों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार।